हेलो एवरीवन, प्रणाम सभी को। और मैं अपना समय देके हमेशा क्लीन रखती हूँ, लेकिन कई बार हो जाता है, उथल पुथल मच जाती है। जबकि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा ही था कि दिवाली की वजह से काफी हैट्रिक हो गया था और मैं थक भी गई थी काफी। तो चलिए, वो तो होता रहेगा, लेकिन आज मैं कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम अपना किचन साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज कैसे रखें। तो बहुत ज्यादा टिप्स नहीं बता रही हूँ, थोड़ी बहुत बता रही हूँ, तो पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए वीडियो, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा कहीं पे। तो पहला टिप यहाँ पर मैं ना बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है कि हम घी तो बनाते ही हैं अक्सर। हाँ, हम मलाई जमा करते हैं और फिर घी बनाते हैं। तो मैं भी हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार जरूर बनाती हूँ। जिस तरीके से मलाई हमारी जम जाती है, तो दूध एक्चुअली फुल क्रीम लेते हैं तो उसकी मलाई भी काफ़ी होती है, और घी फिर बाहर से नहीं खरीदना पड़ता, ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर एक कटोरी मेरा जैसे ही जमा हुआ, तो आज मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। तो मैंने देखा है लोगों को ना, या कई लोगों को देखा है कि बहुत घंटों घंटों उसको मथते रहते हैं। जैसे क्या होता है ना कि काफ़ी देर तक उसको मथनी से मथते रहते हैं या फिर मैसर से मथते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही तसल्ली से और आराम से मथती हूँ। एक चम्मच लेती हूँ, और जिस कढ़ाई में मुझे घी बनाना है वो कढ़ाई लेती हूँ, आराम से कहीं बैठ के, और फिर इसको मैं धीरे धीरे करके 5 से 7 मिनट तक मैं उसको मिलाती हूँ। जैसे वो होता है ना कि कुछ ऐसे ही फन कर रहे हैं या अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो टाइम पास मैं करती रहती हूँ क्योंकि इसको मथने में ना कोई भी मेहनत नहीं लगाती मैं। इसको इसलिए मेहनत नहीं लगती क्योंकि मैं चम्मच से मथती हूँ। बस आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से उसको मिला रही हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, तो देख सकते हैं मैं चम्मच से सिर्फ एक छोटी सी चम्मच ली है, या बड़ी भी ले सकते हैं, बड़ी चम्मच लेंगे तो और अच्छा रहेगा, उससे थोड़ा पकड़ने में हैंडल में थोड़ा सही रहता है। बस उसको मैं ऐसे हल्के हल्के हाथों से उसको मिलाती रहती हूँ। मुश्किल से 5-7 मिनट के अंदर वो घी बनने लग जाता है। मलाई जो है, पानी उसका जो है सो अलग होने लगता है, जो दूध होता है उसका। और दूध अलग होते ही उसको अब थोड़ा सा और मिलाइए, और उसके बाद आपका घी के लिए जो मलाई क्रीम होती है वो तैयार हो जाती है। तो ये एक टिप आपको ना बहुत पसंद आने वाली है, आप करके देखिएगा। कोई मथनी, कोई मिक्सर या कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई मशीन वशीन की ज़रूरत नहीं है। बस एक चम्मच और एक कढ़ाई लीजिए, और धीरे धीरे करके उसके 5 से 7 मिनट तक टाइम लगा के आप देखिएगा, आपका घी बिल्कुल सही निकल जाएगा। हाँ, घी को जो मलाई हम जमा करते हैं ना, उसे आप फ्रीजर में रखिएगा, और बनाने से पहले 2 घंटे पहले आप उसे निकाल के किचन के स्लैब पे रख दीजिए। वो हल्की सी गर्माहट के साथ पिघल जाएगा, और बस उसे बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सही से हो रहा है। तो चलिए मैं कैमरे के सामने थोड़ा सा ला के आपको दिखा देती हूँ कि ये देख सकते हैं, ये थोड़ा फ्रेम में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फ्रेम में करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है, और इसमें बिल्कुल ही मेहनत नहीं लगी है। बस मैं इसे अभी थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा सा मिला दूंगी, और ये घी हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये टिप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए दूसरे टिप की तरफ चलते हैं। तो ये जो टिप है दोस्तों, ये थोड़ा पुराना ही टिप है, क्योंकि मैंने 1-2 बार बताया हुआ है इसके बारे में कि दाल जो होती है ना, वो हम जब बनाते हैं और वो कच्ची दाल होती है ना, तो उसका स्वाद आप जब खाएंगे ना, तो थोड़ा एकदम से गला गला सा, और इतना बढ़िया नहीं लगता, और थोड़ा सा उसमें खराब होने का भी चांस रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि दाल लेती हूँ और हल्का सा उसको रोस्ट कर देती हूँ, कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ना हल्का सा आपको कहीं कहीं पे ब्राउन दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से भून के रख लेती हूँ। और ये जो रोजाना के दाल होते हैं ना, ये बड़े अच्छे लगते हैं जब आप इसको रोस्ट करके खाएंगे, भून देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। खासकर मूंग दाल मैं ज़रूर भून के रख लेती हूँ। तो ये एक टिप जो है ना, बहुत ही काम की है, और इसको अगर आप ऐसे कर लेते हैं ना, तो समझिए दाल बनाने का आधा काम आपका ख़त्म हो जाता है। इसको आप मसाला डाल के बनाएं या बिना मसाला के बनाएं, दोनों में ही ये बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी भी लगती है। तो इस ये भी एक टिप ना बहुत ही काम की है। हालांकि इस टिप को मैंने कई बार शेयर किया हुआ है, तो फिर एक बार और शेयर कर देती हूँ। तो
एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो ये है एक होल्डर जिसको आप अगर कहीं पे लगा लेते हैं ना, तो जितने भी क्लीनिंग के चीज़ें हैं जैसे वाइपर है, झाड़ू है या डस्टिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं, उन सब को रखने के लिए इकट्ठा ही आपको एक चीज़ ऐसा मिल जाता है जिस पे आप आराम से सारी चीज़ें टांग के रख सकते हैं या फंसा के रख सकते हैं। तो इसमें कुछ कील्स हैं जिसको लगाने के लिए आपको दिया गया है। इसको आप दीवार पे कहीं भी हैंग कर दें या बाथरूम में या जहाँ भी आपको ऐसा जगह लगे कि जहाँ पे इसको हैंग कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे मैंने हैंग किया है, तो उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये टिप तो नहीं है लेकिन आपके काम की बहुत है, क्योंकि ये आप मंगवा लेते हैं ना, तो 10 जगह जो हम चीज़ें रखते हैं, जैसे कि कहीं झाड़ू रख दिया, कहीं पोछा रख दिया, कहीं डस्टिंग वाले जो वाइपर वगैरह होते हैं वो रख दिया, तो उसकी मुसीबत ख़त्म हो जाती है। तो देख सकते हैं ये मैंने टांगा हुआ है, इस पे सारी चीज़ें ये बहुत अच्छे से होल्ड कर लेती है। तो इसे मैंने बाहर लगाया है। तो ये मैं एक दूसरा टिप बता रही हूँ, ये है कैंची को लेकर के। तो सबके घर में मतलब होता ही है लोहे की कैंची या कोई और भी कैंची होती है, जो स्टील वाली भी होती है, मेरे पास भी है। लेकिन ये लोहे वाली कैंची जो जंग लग जाती है ना, तो फिर ये जल्दी से कटती नहीं है कोई भी चीज़। तो यहाँ ये मैंने मलमल का कपड़ा लिया है जो कि कट गया, लेकिन बहुत दिक्कत से कटता है, क्योंकि इससे मैंने क्या किया था कि मेकओवर का एक वीडियो बनाया था मैंने, तो उसके लिए आर्टिफिशियल ग्रास को मैंने इसी से काट लिया था। तो उस पर एक तो घास भी लग गया जो हरा हरा आपको दिख रहा होगा, और दूसरा ये काफ़ी पुराना है, तो इसको ना काफ़ी इसके अंदर जंग लग गया है। तो अगर आपकी भी कैंची में इस तरह से जंग लग गया है, तो मेरा ये आइडिया या ये जो हैक है वो आप करके देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो इसको पहले तो मैंने फॉइल पेपर लिया और इसको अच्छे से इसको रगड़ दिया। रगड़ने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा फॉइल पेपर को कट कट करके देखा, खूब सारा कट किया, मतलब जितने भी फॉइल पेपर थे सबको मैंने कट किया। पहले तो मैंने उसको खूब अच्छे से रगड़ दिया, जिससे कि उसमें जितने भी मतलब जंग वंग लगे हुए थे ना, वो सब निकल गया है। अब इस तरीके से आप इसे कट करके देखिए, और जितना हो सके उतना काटिए, जिससे कि वो कैंची की धार जो है ना बिल्कुल ही सही हो जाए। तो एक तो इस टिप के अंदर दो चीज़ें हैं कि एक तो आपकी धार तेज हो जाएगी, दूसरा ये क्लीन भी हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने क्या किया कि इसको फॉइल पेपर के साथ उसको खूब रगड़ा है। अगर वो नहीं हो तो आप जो सैंड पेपर होता है ना, उससे भी रगड़ सकते हैं। चलिए, उसके बाद मैंने क्या किया, अपना जो बर्तन मांजने वाला जो ब्रश होता है वो लिया, उसके ऊपर थोड़ी सी लिक्विड जो साबुन होती है वो लिया, और उससे इसको मैंने रगड़ दिया, अच्छे से साफ़ कर दिया, और ये हमारी कैंची एकदम साफ़ सुथरी हो गई इसको धो के। और इस तरीके से मैंने इसे क्लीन कर दिया। तो ये अब एकदम खुल गया है, जो जंग लगा हुआ था ना तो वो भी खुल गया। तो आप भी ऐसे करके देखिए, बहुत जल्दी आपकी लोहे की कैंची क्लीन हो जाएगी और इसकी धार भी तेज हो जाएगी। उसके बाद इसको ऑयलिंग करना मत भूलिएगा। एक चम्मच एक बूंद या 2 बूंद ऑयल डाल दीजिए, कोई भी ऑयल, नारियल तेल हो या घर में किचन में जो कुकिंग के लिए ऑयल होता है वो है, कोई भी ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिला के और रख दीजिए, बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। तो अब ये एक और टिप बता रही हूँ कि ना हम लोग हमारे घरों में ना बाहर से खाना तो आता ही है, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, तो उसके साथ जो हमें आते हैं ना सीजनिंग, पिज़्ज़ा सीजनिंग होते हैं या रेड चिली फ्लेक्स होता है या सॉस होते हैं, तो उन सब को हम क्या करते हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग उसको रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमने रखी कहाँ है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर कहीं और से ही मंगवाना पड़ता है। कई बार हम अलग से भी कभी गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं या ब्रेड बना रहे हैं या कोई और चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें हमें पिज़्ज़ा सीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप टिप ना एकदम याद से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आती है, खासकर जिनके घर में बच्चे हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पर मैं सारे ही पैकेट्स के जो भी है ना, मतलब सीजनिंग, रेड चिली फ्लेक्स और सॉस, तीनों चीज़ों को मैं अलग अलग सीसी में निकाल के रखती हूँ। ये जो सीजनिंग का सीसी है वो पहले से मेरे पास था, मैं ख़रीद के लाई थी, तो अब वो खाली हो चुका है। तो उसमें अब यही पाउच वाले जो होते हैं ना, जो कि हमें मिल जाते हैं पिज़्ज़ा या बर्गर के साथ, तो उसको मैं कट करके इसके अंदर डाली। और ये बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। ये हर हाउसवाइफ के वो पता तो होता है पर कर नहीं पाती हैं या बता नहीं पाती हैं। उनको लगता है कि ये बताऊंगी तो लोग कहेंगे कि बड़ी कंजूस है। तो कंजूस होने में कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूर कंजूस बनिए। घर को चलाने के लिए महिलाओं को कंजूस होना पड़ता है।
बस इसे शीशी में रख के और रख लीजिए कहीं पे। उसके बाद इसी तरीके से मैंने रेड चिली फ्लेक्स को भी पैक कर लिया और थोड़े से बचे हुए थे पहले के, और थोड़े से और जो भी हैं वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ये फेंकने की चीज़ नहीं है, हाँ इसको जल्दी यूज़ कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर रह जाएगा तो इसके अंदर फंगस लग जाते हैं, तो उसका ध्यान आपको रखना है। तो चलिए इसे भी मैंने रख दिया और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सॉस भी रख लेती हूँ। तो सॉस भी आप रख सकते हैं। तो ये जो टिप है ना, वो मुझे लगता है सबको पसंद आने वाली है, क्योंकि बहुत ही कमाल की टिप है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बोतल है जो कि पहले से ही सॉस की बोतल है। तो इसमें मैंने क्या किया है, जितने भी सॉस के पाउच थे ना, उन सब को फाड़ के और इसके अंदर डाल दिया। तो देख सकते हैं ये भी आ जाता है ना, जैसे कि हम कुछ खाते हैं तो ज़रूर बाहर के खाने के साथ ये सॉस आ ही जाते हैं। तो इसको फेंकिए मत, इसको काट के और फिर इसके अंदर डाल के रख लीजिए। तो कैसा लगा आपको ये टिप ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, आस पड़ोस वाले को बता दीजिएगा कि इस चैनल पे ये बताया गया है। चलिए इस तरीके से मैंने सभी को काट के और इस शीशी के अंदर पैक कर लेते हैं। तो ये अगला जो टिप है दोस्तों, ये भी आपके बहुत ही काम की है। हमारे पास चाकू, कैंची, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसके जो धार होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। तो मेरे पास भी जो भी कैंची है या चाकू है, उन सबको मैं कुछ उसी तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ उसी तरीके से इनसे धार तेज करूँगी। तो मैंने धार तेज करने के लिए पहले भी एक दो टिप बताए हुए हैं, लेकिन आज मैं इसी फॉइल पेपर से आपको करके दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके से आप अगर आप रगड़ देते हैं ना, तो चाकू की धार हो या कैंची की धार हो, वो सारे धार ना तेज हो जाते हैं। और एक बार इस फॉइल पेपर से आप करके देखिए, बहुत अच्छे से ये हो जाता है। हाँ, इसके बाद आप एक काम ज़रूर कीजिए कि इसको अच्छे से साबुन और ब्रश से, मतलब जो भी हम बर्तन मांजने वाले साबुन होते हैं, उससे इसको ज़रूर क्लीन कर दें, जिससे कि इसमें एक तो चमक आ जाएगी, दूसरा इसकी धार और भी थोड़ी तेज़ हो जाती है, क्योंकि हम जो ग्रीन ब्रश यूज़ करते हैं ना, उसमें ऑलरेडी स्क्रब होता है, तो वो बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को तेज़ कर देता है, मतलब चमक ला देता है, साथ में उसको स्मूथ कर देता है। तो वही चीज़ है। तो मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि मैं फॉइल पेपर से पहले रगड़ रही हूँ, और उसके बाद इन सब को मांज के और फिर धो दूँगी, और ये फिर चमक जाएगा। और कुछ इसी तरीके से इसे फॉइल पेपर को काटना है, बार बार काटना है, जिससे कि इसकी धार अच्छे से तेज हो जाए। तो चलिए अगले टिप की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चॉपिंग बोर्ड है। चॉपिंग बोर्ड को हम साफ़ करना भूल जाते हैं, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने लिया है एक सैंड पेपर, उसको कट कर लिया है, और ये हमारा चॉपिंग बोर्ड देख सकते हैं कि काफ़ी गंदा भी हो गया है, उस पर खरोंचे भी बहुत है, साथ में ये फट भी गई है। तो इसको नया बिल्कुल कैसे करें, उसके लिए ये बहुत ही शानदार सा टिप है, ज़रूर इसको ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिया सैंड पेपर। अगर ये नहीं हो तो आप बाज़ार से थोड़ा सा ले आए, तो इससे बहुत अच्छा काम होता है। ये लोहे को रगड़ने के लिए या फर्नीचर को रगड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो सैंड पेपर को क्या करना है कि हमें इस पर रगड़ना है, खूब अच्छे से रगड़ना है। देख सकते हैं कि कितनी गंदगी इसके ऊपर आई है। इसके रगड़ने से एक तो होता है कि जो बीच में हमारी चॉपिंग बोर्ड के अंदर जो दरारें पड़ गई हैं ना, वो भी भर जाती हैं। साथ में इसकी जो चमक है, जो कि खो चुकी हैं, थोड़े बहुत काला भी हो जाता है जैसे कि। और मेरा तो ये बहुत ही पुराना है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा आपको गंदा लग रहा होगा, लेकिन ये गंदा नहीं है, मैं क्लीन करती रहती हूँ, पर कुछ दिनों से नहीं क्लीन किया है। इस पर हम क्या करें, सैंडल पेपर से रगड़ने के बाद इस पर हम 1 चम्मच सोडा का पाउडर डाल रहे हैं, जो खाने वाला सोडा है होता है वो, और इस पर थोड़ा सा नींबू का जो जूस होता है वो डालेंगे, और उसी नींबू के छिलके से ना इसको हल्का सा पूरे में लगा देंगे। लगाने से ये होगा कि इसके ऊपर जो भी है ना उस पर असर करेगा, और थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है, या फिर रगड़ते रहिए, जिससे मतलब छोड़िए मत, रगड़ते रहिए, उससे भी इसके जो दाग धब्बे हैं या इस पर जो गंदगी है वो सब क्लीन हो जाएगा। इसमें बैक्टीरिया भी बैठ जाते हैं, जो हमारा ये चॉपिंग बोर्ड होता है ना, उस पर बैक्टीरिया भी अंदर बैठ जाते हैं और ये ख़राब होने लगता है। तो इन सारी चीज़ों से दूर करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको करना है। प्रॉपर करेंगे तो आपका चॉपिंग बोर्ड एकदम चमक जाएगा, बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ।
तो फिर उसी सैंड वाले जो पेपर है ना मेरे पास, उसी से मैंने इसको बिना पानी से गीला किए ऊपर से मैंने इसको रगड़ दिया, तो बिल्कुल ही क्लीन हो गया। अब दूसरी साइड भी मैं यही काम कर रही हूँ। थोड़ा सा सोडा डाला, ऊपर से नींबू का रस डाला और उसको मिला दिया। मिलाने के बाद आप चाहें तो उसको छोड़ें या फिर थोड़ी देर के बाद इसे नींबू से रगड़ते रहें, और नींबू से रगड़ते रगड़ते जब लगे कि हल्का सा सूख गया है, तो बस सैंडल पेपर जो है हमारे पास वो, या फिर तेज वाली जो लोहे की ब्रश होती है ना, वो ले लीजिए। अगर वो हो तो वो ले लीजिए, पर उससे इतना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर मैंने ये सब कुछ क्लीन कर दिया, इसको धो दिया अच्छे से, और मतलब ब्रश से मैंने इसको पानी से अच्छे से साबुन लगा के धो दिया है। और अब इसकी चमक देखिए कि कितनी अच्छी हो गई, लग रहा है ना बिल्कुल नया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो दरारें हैं ना, वो भी धीरे धीरे भर जाती है। आप हफ्ते में एक बार करके देखेंगे तो धीरे धीरे वो दरारें भी कम होती जाती हैं। लेकिन इसको ना एक कहते हैं ना कि जैसे हमारे शरीर को एक ऑयल की ज़रूरत होती है, ऐसे ही इन चीज़ों की भी है कि अगर आप इसकी ऑयलिंग नहीं करेंगे ना तो ये ड्राई हो जाएंगी, और ड्राई होने से ये फट जाएंगी। तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा करके इसको हाथ से अच्छे से मिला दें, और अच्छे से मिलाने के बाद इसको आप रख दें। थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये तेल सूख चुका है। वैसे भी फर्नीचर कोई भी हो, उसको ऑयलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ऑयलिंग करने से ना फर्नीचर में एक जान आ जाती है, और वो जान देने के लिए हमें कुछ इस तरीके के टिप्स को अपनाने होते हैं। तो कैसा लगा ये टिप? और देखिए ये सूख भी चुका है बिल्कुल ही, ऑयल आपको पता भी नहीं चल रहा है। जो हमने अभी ऑयल लगाया, एक तरफ सूखा है एक तरफ थोड़ा गीला है। तो ये टिप अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको एक कुकिंग से रिलेटेड टिप बता रही हूँ। हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम राई। आज हम बनाने जा रहे हैं उपमा का प्रीमिक्स। तो कई बार क्या होता है कि सुबह जब हमें किसी बच्चे को ऑफिस स्कूल जाना हो या बड़े को ऑफिस वगैरह जाना हो, काफ़ी सुबह का टाइम होता है, और हमें लगता है कि कौन सा चीज़ बनाए जो एकदम हल्का हो, टेस्टी हो और हेल्दी भी हो। तो यहाँ पर मैंने तड़के में जीरा, राई और करी पत्ता डाल के उसको जला लिया, और उसके बाद सूजी डाल दिया। सूजी डालने के बाद इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे, मतलब जलना नहीं चाहिए, जल जाएगा तो फिर वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद इसे हम तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस सूजी को भून के करी पत्ता वगैरह डाल के, और देख सकते हैं यहाँ पे इस डब्बे में रख दिया है, और इसे अब हम टाइट बंद करके रख लेंगे। तो अब अगर आपको कभी बनाने का मन करेगा ना, अगर सुबह बहुत जल्दी है, तो बस इसमें आपको क्या करना है कि थोड़ी सी सब्जी वगैरह, आलू भी डाल के बना सकते हैं, मूंगफली डाल लें, और बस इसे पानी डाल के जितना मतलब ज़रूरत है उतना बना लें। तो ये प्रीमिक्स ना बहुत काम आती है सुबह सुबह, अगर कोई ऑफिस जा रहा हो या बच्चों को स्कूल भेजना हो तो उस टाइम पे ये बहुत काम आती है। तो ज़रूर इसको बना के रख लें। और चलिए अब दूसरा टिप बताती हूँ। तो मान लीजिए अगर इसको बनाना है ना, तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लें, थोड़ी सब्जी डाल लें, और पानी डाल के नमक डाल दें, और बस आपका उपमा तैयार हो जाएगा। तो प्रीमिक्स ज़रूर बना करके रख लीजिए, ये कुकिंग में बहुत हेल्प करती है। तो मैं तो कुछ इस तरीके से अपने किचन को ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ, और आप लोगों को भी कोशिश करती हूँ कि बताती रहूँ कि मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो देखिए उपमा बनने में मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगा। मैगी भी इससे ज़्यादा देर में बनती है। इसमें नींबू ज़रूर डालें, ये बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो लगता ही है, तो आप लोगों को ज़रूर लगता होगा। तो चलिए नींबू डाल के बस हल्का सा इसको सुखाएं, ज़्यादा नहीं सुखाना है। जैसे ही ज़्यादा सुखाएंगे तो ये बहुत थिक हो जाएगा, और उसके बाद 1-2 बार चला के और आंच को बंद कर दें। तो कैसा लगा ये टिप ज़रूर बताइएगा। एक और टिप है, ये टिप जो है ना वो धनिया वाला है, और फ्रेश हरे धनिए को हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर पाते हैं। ये मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हम फ्रिज में भले ही हम उसे नैपकिन में या टिश्यू पेपर में या किसी कपड़े के अंदर लपेट के रखें, पर वो कई बार हमारे काम आने तक सूख जाती हैं या गल जाती हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैं ये टिप्स भी समझ लीजिए। मैं यहाँ पे धनिया को पीस के, और इसके जो ये स्टोरेज वाला होता है ना, ये आइसक्रीम आइस जमाने के लिए, इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसे जमा के रख लूँगी। ये क्या होगा ना कि ये मेरा आराम से
जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, रोज़ तो चटनी नहीं बनती है, पर जब भी चटनी जब बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें से सिर्फ एक निकालूंगी और चटनी बन जाएगी। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी तेल, कुकिंग ऑयल और साथ में नींबू डाल दिया, जिससे कि खराब भी नहीं होगा। और चलिए चलते हैं, इसको फ्रीजर में रख देती हूँ, अभी और भी डालने हैं। तो ये टिप्स है आप लोगों के लिए। अगर